जय हिंद एवरीवन। आपका फिर एक बार स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। और आज के सेशन में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मेनली जो बजट है यूनियन गवर्नमेंट का उससे भरा हुआ है। तो आज का जो सेशन होगा वो बजट सेशन ही होगा, बजट एनालिसिस सेशन है। और जो भी बजट में मेजर एरिया में एलोकेशन है और स्कीम्स में जो एलोकेट किया है फिनेंस मिनिस्ट्री ने, वो हम देखते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या होता है बजट। बजट ऐसा होता है जैसे कि हम घर में भी अपना बजट बनाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर, कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च किए, और टोटल एस्टिमेट बना के जनता को देती है। क्योंकि जनता, जो आम आदमी होता है, जो कॉमन मैन होता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है। ये अकाउंटेबिलिटी का एक टूल होता है बजट। ऐसे तो कितने भी पैसे कोई भी कर ले, बैक साइड में तो हमें नहीं पता चलेगा। तो दिस इज द वन टूल। तो घर में भी आपने देखा होगा क्या होता है, कभी फिनेंशियल ईयर हम मान सकते हैं कुछ भी हो। जैसे बजट के लिए हम फिनेंशियल ईयर क्या मानते हैं, 31 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, ये होता है सर्कल। वन नॉर्मल तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, पर बजट का ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट फंक्शन इंडियन फिनेंस के हिसाब से जाती है। और इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो 1 अप्रैल से सोइंग स्टार्ट हो जाता है, और जो हार्वेस्टिंग का कंप्लीशन होता है वो 31 मार्च तक हो जाता है। क्योंकि सीजनल है, मानसूनल है, तो मानसून ही असली फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये रीजन है कि 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी बजट हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन, और ये पास होते होते 31 मार्च हो जाता है, और उसके बाद से नया स्टार्ट हो जाता है। फिर पैसे विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद। तो क्या है टोटली, दिस इज द एस्टिमेट ऑफ द टोटल इनकम रिसीव्ड एंड द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। ये 2 ईयर का करती है। एक तो ये पिछले ईयर्स का करते हैं जो अभी तक कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च तक, कि कितना हमने बजट किया था और कितना रिवाइज्ड है। बजट एंड रिवाइज जो ये पिछले ईयर का होता है। फिर अभी क्या करेंगे कि क्या एलोकेट करना है, कितना एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड फॉर द 2024 to 25 ये होगा। तो रिवाइज जो है वो 2023 to 4 का है, क्योंकि अब तो बजट ये कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जनवरी में नियर अबाउट 80% तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। बाय द मार्च वी विल डू। तो 2 ईयर्स का ये लोग पूरा जो हिसाब किताब होता है वो देते हैं। घर में भी हमारा होता है कि फैमिली को कोई प्लान करना होता है, और मानिए घर का फिनेंशियल ईयर मार्च में ही स्टार्ट होता है। तो मार्च में घर के सारे लोग बैठ जाएंगे एक जगह, और वो डिसाइड करेंगे कि पिछले साल कितना इन्होंने अर्न किया था। तो एक 12 लाख पिछले साल अर्न किया था, और 14 लाख खर्च हुआ था, और 2 लाख अलग से कहाँ से आया, वहाँ पे इन्होंने लोन लिया होगा या कुछ भी लिया होगा, वो 2 लाख अलग से है। तो जो कमाई है वो कम है, खर्च ज़्यादा है। तो फिर ये लोग अगले साल करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, अभी से ही हम कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे कि अगले साल का कमाई 14 लाख हो गया, क्योंकि सैलरी वैलरी तो बढ़ती रहती है ना, तो 14 लाख हो गया, और ये लोग बनाएंगे 13 लाख का बजट। अब ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम और ये एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इसको क्या कहती है, रिसीट्स, और इसको एक्सपेंडिचर। रिसीट्स, RECEITS, रिसीट्स, एंड ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसमें जैसे घर पे हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग 14 लाख में 3 लाख हाउस होल्ड नीड्स पे करेंगे, जैसे कि सब्जी, दाल, चावल ये खरीदेंगे। 2 years ऑन शॉपिंग, 4 lakhs ऑन द मैरिज, किसी का शादी है तो वहां पे करेंगे। ऐसे बजट बना लिया, ठीक है। और यस, ये एक्सपेंडिचर का हो गया। ये
इनकम का नहीं हुआ, ये एक्सपेंडिचर, ये वाला सेक्शन ये है, ठीक है। इनकम इनका कैसे आ रहा है, इनकम ये जोड़ेंगे कि 5 लाख फादर के का सैलरी आ जाएगा, फादर, 3 लाख मदर विल अर्न, 2 लाख सन एंड 2 लाख डॉटर। ये इनका टोटल रिसिप्ट हो गया। ये रिसिप्ट एक्सपेंडिचर सेम मैनर में गवर्नमेंट क्या अकाउंट करती है, गवर्नमेंट काउंट करेगी एक्सपेंड रिसीट्स। रिसीट्स में क्या ये लोग होता है कि इनकम टैक्स, जैसे हम आप एक लेवल के बाद एक पर्टिकुलर 2.5 लाख 5 लाख के बाद इनकम टैक्स 5% 10% देते हैं ना, वो इनकम टैक्स हो गया। जीएसटी, जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं हर आदमी जीएसटी देता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो जीएसटी हो गया। फीस, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे आपको भी करना होगा, या कोई भी फॉर्म भरते हैं आप जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं अपने लैंड का, ये सब फी होता है, ठीक है। फिर पेनल्टीज, ये सब गवर्नमेंट का रिसीट होता है, कमाने का जरिया होता है। खर्च कहाँ पे गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंडिचर का होता है। एक्सपेंडिचर होगा इनका जैसे कि रोड बनवाने में, हॉस्पिटल्स, स्पेस में अभी हमने चंद्रयान सेंड किया था, फर्टिलाइजर सब्सिडी, अभी हम लोग फूड सब्सिडी दे रहे हैं जो फ्री का राशन, ये सब चीजें एक्सपेंडिचर हो गई। तो ये गवर्नमेंट का बजट के अंदर में ये होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट में लिखा है कि व्हाट इज द बजट। बजट इज द फिनेंशियल, इट इज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नाम जो बजट है, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है इसको, एनुअल, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, और यही नाम है बजट। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि बजट मेंशन है एकदम क्लियरली, बजट वर्ड्स नहीं मेंशन है, इसी को बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 के अंडर में आता है। इसमें अब इसको हाउ टू पास है कि पहले बजट पेश होगा, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कल उन्होंने उसको बताया, स्पीच दिया, एक एक एलोकेशन को बताया, फिर उस पर डिस्कशन होगा कि ये जायज़ है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में कि आप 2 लाख शॉपिंग के करेंगे, आप 50,000 का लहंगा खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो डिस्कशन होता है ना आपस में, तो बाद में होता है कि नहीं 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 30,000 वाला ही खरीदते हैं। ऐसे यहाँ पे भी होता है कि अच्छा 4 लाख करोड़ दे देते हैं रोड मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ ये ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे बनवाने के लिए, या डिफेंस मिनिस्ट्री को देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 3 लाख करोड़, जो भी देते हैं। तो उस पर डिस्कशन होगा क्या जरूरत है, अच्छा टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए, अटैक का है, चाइना पाकिस्तान किसी से भी, और यस इनको देना है। तो ऐसे डिस्कशन जैसे घर में होता है यहाँ पे भी होता है, वही संसद में होता है, पार्लियामेंट दोनों सदनों में होता है। उसके बाद जहाँ पे जायज लगता है वहाँ पे एस, जहाँ पे नहीं लगता है कट होता है, तो उसको कट मोशन बोलते हैं। तो ये सब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स यही है कि ऐसे होता है। पहला और पिछले ईयर्स का रिवाइज करते हैं, फिर जो आने वाला ईयर्स है उसका एस्टिमेट बनाते हैं। फिर एक चीज और जानिएगा, जैसे इस बजट को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट है। इंटरिम बजट क्या होता है, जिस साल जैसे इलेक्शन है इस साल, तो इस साल पूरे हो सकता है कि मई में जब इलेक्शन हो, रिजल्ट आए, उसमें गवर्नमेंट बदल जाए, तो वो गवर्नमेंट अपना खुद का बजट देना ज्यादा वो समझेगी, तो वो जस्टिफाई करेगी न्यू बजट के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट होता है एज ए मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर, वो सिर्फ 2 ही 3 महीने का अपना ज्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं लाते हैं, नॉर्मल बजट करते हैं। और जो भी इनको मेन करना है पूरे ईयर्स का, जो वो फॉर्म रहेंगे वो इलेक्शन के बाद होगा, जो 9 महीने बचे होंगे। तो इसीलिए इसको इंटरीम बजट कहा जाता है। इसमें पैसे का भी अमाउंट कट कम ही लोग करते हैं, 3 ही महीने तक का लेते हैं। जैसे 1 साल का पूरा उनको बनाया, जैसे इस बजट का 47 लाख करोड़ है, 47.66 लाख करोड़ है। तो ये 47 लाख की जगह पे 10 लाख कहेंगे, ठीक है 2-3 महीने का ही दे दीजिए, फिर नया गवर्नमेंट आएगी तो वो अपना बजट करके पूरा पैसा निकालेंगी। बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ लिखा है कि एक भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो निकलेगा, ये
तिजोरी है, लॉकर है गवर्नमेंट का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये तिजोरी है, जैसे आपके घर में पैसे के लिए तिजोरी आता है ना, लॉकर, ये लॉकर है गवर्नमेंट का लॉकर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें से एक पैसा भी आप बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में कैसे होगा, बिल पास होता है, बिल को बाद में एक्ट कहते हैं, इसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, इसको एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं। तो एप्रोप्रिएशन बिल, और यही जब पास हो जाएगा तो एक्ट हो जाएगा। बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। जो ड्राफ्ट होता है बिल होता है, फाइनल होता है एक्ट होता है। तो इसके थ्रू जब वहां पे डिस्कशन होगा, हाँ हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, नॉर्मली पूरे 1 ईयर्स का पैसे निकालने होते हैं, वो एक ही बार ये हाँ बोल देते हैं, लेकिन अब ये पूरे ईयर्स का नहीं निकाले, ये सिर्फ 3 महीने का कह रहे हैं कि आगे हम दोबारा जब गवर्नमेंट आएगी वो बिल पास करवा लेगी, अप्रोप्रिएशन बिल जो फुल अमाउंट का है। तो इन्होंने बोला कि हमें 3 महीने का चाहिए। तो जो थोड़ा सा अमाउंट होता है, पहले होता था, पहले बजट स्टार्ट होता था, लेट होते होते हो जाता था कि नया ईयर स्टार्ट हो जाता था। अभी तक जो सैंक्शन मनी है वो 31 मार्च तक का है। अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक गवर्नमेंट बनेगी। तो अब मार्च अप्रैल वाला कैसे चाहिए, उसी का इन्होंने 2 महीने का जो बोला है उसको हम वोट ऑन अकाउंट कर देते हैं। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट में क्या बोलते हैं, ये लंप सम मनी, जैसे अभी 47,066 लाख करोड़ है, तो इसको कह देंगे कि आप 8 लाख करोड़ का अभी निकाल सकते हैं, इतना अमाउंट, इसको तुरंत पास कर देते हैं, पार्लियामेंट से सैंक्शन मिल जाता है, इसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। यही बेसिक्स है। अब स्टार्ट करते हैं कि बजट क्या है। इन्होंने कहा है कि वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट, तो इंटरिम बजट आपको समझ में आ गया, जब पूरे ईयर्स के नहीं, थोड़े से पीरियड के लिए, क्योंकि इलेक्शंस ईयर्स है, इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो इसलिए इसको इंटरिम बजट कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी देनी। फ्रंट पेज पे यही है, ये काफी है कि जनता इंतजार कर रही है, ये दोनों लोग यस अपना पूरा युद्ध लड़ रहे हैं आम जनता के लिए। ठीक है, तो ये बजट पूरा है, इसका डिटेल में है कि जीरो गेम फॉर द मनरेगाज, और डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स का जो है वो 22% तक इन्होंने वापस ले लिया है, कि ऐसे में कोई जो केसेज हैं, जो लायबिलिटी है, जो चल रहा है, वो वापस हो जाएगा। सोलर पैनल की भी बात हुई है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड के सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा। 300 यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो फ्री होगा। रेलवे गेट आउटले फॉर द इतना, तो ये डिटेल में नीचे है। तो स्टार्ट करते हैं पहला बेसिक लोकेशन से। उसके पहले एक इन्होंने बोला है मैडम ने कि कमिटी बनेगी, और कमिटी किस लिए बनेगी, हाई पावर्ड कमिटी बोर्ड फॉर द considering the challenge arising from the fast population growth and demographic change। ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसको कैसे टैकल किया जाए। इनके पास सेंसस का कोई डाटा नहीं है, 2011 में हुआ, लेकिन इनको ये पता है कि बहुत तेज हो रहा है। नॉर्मली सेंसस स्टार्ट हो जाता है हमेशा हर ईयर जब स्टार्ट डीके का होता है, जैसे डिकेट का होता है, जैसे 2000 से 2010 का 2001 में पब्लिश, 1990 से लेकर 2000 तक का 2001 में पब्लिश होता था, फिर 2001 से 2010 तक का 2011 में, 2021 में होना था। इन्होंने कहा पैंडेमिक था, नहीं कराया, पैंडेमिक बीते 2 साल हो गए, अब इस साल भी इन्होंने बजट कम किया। लेकिन इनको ये पता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, और इसके कारण जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई इनके पास साउंड स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन इनको पता है सिक्योरिटी कंसर्न है इसके इंक्रीज होने से। जो अभी रिपोर्ट आ रहा है, जैसे कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जो है, उन्होंने बोला कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो वीमेंस का कम हुआ है। और क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, वो एक वीमेन जो अपने पूरे लाइफ में जो नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन बॉर्न टू ए वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम, जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसमें जो गिव बर्थ, जो उनको हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, और ये गिर के 2 तक आ गया है।
2.1 था। 2.1 माना जाता है रिप्लेसमेंट रेट, मतलब मैं जितना हूं, 2 बच्चे पैदा होंगे तो आने वाली जनरेशन जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, 200 रिप्लेस हो जाएंगे। वन फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ दो होते हैं, दो मिलके 2 बच्चे बर्थ लिए तो कितना हो गया, फिर रिप्लेसमेंट वो 2 हुए, आई व्हेन बोथ विल डाई दे विल सर्वाइव, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, फिर उनका 2 हुआ। 2.1 क्यों कहते हैं रिप्लेसमेंट ले, क्योंकि जितना भी बर्थ होता है सब कोई सरवाइव नहीं करता है। माना जाता है कि 105 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 का डेथ हो जाता है, 100 ही बचते हैं, इसीलिए रिप्लेसमेंट रेट को 2.1 कहा गया। जनरली 2 अगर 100% सर्वाइवल हो तो 2 ही होगा, लेकिन ड्यू टू द डेथ वी कंसीडर दिस। तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी रिपोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि 2.2 से कम होके 2 पे आया है, ये है। तो ये आप जानिएगा कि फर्टिलिटी रेट जो है, रिप्लेसमेंट रेट हम लोग पहुंच चुके हैं ओवरऑल इंडिया में। तो दिस इज गुड साइन पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें दिक्कत आने लगा। नेट जीरो गेन टू द जॉब गारंटी स्कीम, इन्होंने बोला है कि जो जॉब गारंटी स्कीम जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा का डिमांड बढ़ा है, ठीक है। एलोकेशन इन्होंने बोला है कि 43% इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बोला कि गेन नहीं है, क्योंकि पिछले के पिछले साल हमेशा बेस ईयर पिछले साल से कंपेयर होता है, लेकिन अगर बेस ईयर 2 साल पहले कर दे तो वहां पे डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो हम लोग अभी सब लोग फेस करते हैं। मैं ये कहूं कि 2000 पिछली साल 2022 में मेरा रूम रेंट था वो 16,000 था, ठीक है। और इस साल 2023 में, पिछली साल मतलब जो जस्ट बीता है, मेरा 18,000 हो गया। तो अभी तो ये इंक्रीज हुआ है 2,000 का यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पेंडेमिक से पहले इसी रूम का मैं 22,000 पे करता था, पेंडेमिक के कारण गिर गया, 16,000 हो गया, 19-20 तक आते आते, इसका 22,000 था। तो जब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो ये आपका अभी भी 18,000 कम ही लगेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने 2022 में इन्होंने 10,000 रुपए दिए थे किसी काम के लिए, ठीक है। अभी इन्होंने कह दिया कि 18,000 दिए, तो अभी तो 8,000 आपको लगेगा बढ़ा है, लेकिन मैं कहूँ कि 2021 में ये 18,000 ही दिए थे, तो यहाँ पे कम हुआ था लेकिन यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करें तो ये तो नहीं बढ़ा, जीरो गेन हो गया, गेन इसके तुलना में जीरो है, ठीक है। मनरेगा में भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने लास्ट ईयर 60,000 किया था, लेकिन जो एस्टिमेट लास्ट में आया था, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट इसको भी समझिएगा क्या होता है। रिवाइज बजट में एक होता है बजटेड, जिस दिन बजट बनाते हैं उस दिन बोलते हैं कि 2024 से 25 तक ये खर्च होगा, ठीक है। यहाँ फैमिली बैठी थी या डिसाइड कर रही थी कि 2 लाख हाउस होल्ड पे होगा, हाउस होल्ड सब्जी उब्जी खरीदने में। अब ये तो पूरा 2024-25 आएगा तब तक का है ना, बीच में मैंने ये करा कि अभी मैंने जो हिसाब लगाया था कि टमाटर 40 रुपए किलो है, दूध 55 रुपए लीटर है। अब एक टमाटर का रेट 200 किलो हो गया, दूध का रेट 100 रुपए लीटर हो गया, तो क्या होगा, ये मुझे 3 लाख करना पड़ेगा, खर्च जो हो जाएगा वो 3 लाख होगा। मैंने बजट यहाँ पे जब मार्च अप्रैल में बनाया था वो 2 लाख का बनाया था। तो ये होता है बजटेड एस्टिमेट, इसको कहते हैं बजटेड एस्टिमेट, बजटेड एस्टिमेट, एस्टिमेट, ओके। और ये जो होगा 3 लाख जो बढ़ गया उसको कहते हैं रिवाइज्ड। तो एलोकेट कुछ होता है लेकिन नीड के अनुसार बढ़ जाता है, तो इन्होंने कहा कि ये बढ़ गया था, रिवाइज जो था 89,000 हो गया था, तो इस हिसाब से देखें तो 86,000 तो कम ही है ना। तो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट जीरो गेन, गेन नहीं हुआ है, उल्टे कम हुआ है। ऊपर से इन्होंने कहा कि अभी 7,000 रुपए जो 7,000 करोड़ है वो वेस्ट बंगाल का रोक के रखा है, अभी तक पे नहीं किया है। सोचिए जो लोग काम करके अभी तक पे का वेट कर रहे हैं उन पे क्या गुजर रही होगी।
हु ज्वाइन दिस मनरेगा, मनरेगा वो ज्वाइन करता है जिसको कहीं जॉब नहीं होती है। ये है कि इन स्किल, जब आपको अनस्किल, जब कहीं नहीं जॉब मिल रही है, एकदम आपको खाने के लिए तरस रहे हैं, तो आप आइए मनरेगा ज्वाइन कीजिए। कम से कम आपको 200-250 पर डे का 100 दिन दिया जाएगा, तो अब आपकी फैमिली जी लेगी। अगर उस पैसे को भी इफ यू डोंट गिव, दिस इज द कंडीशन जस्ट फॉर द टसल बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेटस है। यहाँ पे एक तो जो टोटल पिक्चर्स है ओवरऑल बजट का, वो देखिएगा। टोटल जो हमने किया है वो 47 लाख करोड़ ओवरऑल इतना है। उसमें सबसे ज्यादा जो पे हम कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट को कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम कर्ज जो लिया है उसका इंटरेस्ट लिए, जैसे 100 रुपए अगर लिया है तो 12 रुपए हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट 11,90,000 करोड़ दिस इज। तो 5 जो सबसे टॉप का एक्सपेंडिचर है, याद रखिएगा, इंटरेस्ट है। दूसरे पे क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में रेलवे भी आ जाएगा और रोड भी हो जाएगा, इसीलिए ये ज्यादा दिख रहा है। अगर अलग अलग करेंगे तो कम हो जाएगा, तो डिफेंस आ जाएगा दूसरे पे। लेकिन अगर दोनों को देखें तो ट्रांसपोर्ट आ गया है, उसके बाद डिफेंस है, डिफेंस के बाद ट्रांसफर टू द स्टेट्स है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, फिर पेंशन है। तो प्रोडक्टिव कम है, देखिए ये इंटरेस्ट ऐसे ही ज्यादा है, कहीं प्रोडक्टिव नहीं है। पेंशन है, नॉन प्रोडक्टिव है। रूरल डेवलपमेंट में ठीक है, दे रहे हैं हम यहाँ पे प्रोडक्टिव हो सकता है। तो और आप 1 2 3 4 5 6 इतना तो याद ही रखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट, दूसरे पे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड द रोड, रेलवे, एवरीथिंग। फिर आप याद रखिए कि यहाँ पे डिफेंस, फिर आप ये ट्रांसफर ऑफ स्टेट। अब ये नहीं सोचेगा कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड आ गया तो इसको आप दूसरे पे, क्योंकि आपको दिखेगा कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये दूर है। इसके पहले रूरल डेवलपमेंट है, इसके पहले पेंशंस है। ये पेंशंस बहुत मतलब जरूरी है, पर देखिए ये नॉन प्रोडक्टिव है, इससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन यस दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलोकेशन जो हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी में, क्या है, डिक्लाइन हुआ है। तो याद रखिएगा डिक्लाइन है थोड़ा सा। 1,64,000 करोड़, पहले पिछली साल कितना था, 1,75,000 करोड़ था, याद रखिएगा। एक हमने नैनो यूरिया, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, नैनो डीएपी हम कर रहे हैं। इससे हमने इफिशियंसी ज्यादा लाया नैनो फॉर्म में। जो छोटा से छोटा फॉर्म जाते हैं, एक बहुत माइन्यूट फॉर्म होता है, 10⁻⁹ टू द मीटर ऐसे होता है। मतलब इस बाल का जो एक टिप होता है उस पे लाखों पार्टिकल्स आ जाएंगे, उतना छोटा होगा, तो उससे ये होगा कि इफेक्टिव टारगेटिंग होगा। तो इसका भी रीजन है ये कम होने का, ऐसा फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला था, ठीक है। टोटल फूड सब्सिडी जो है वो 2,05,000 दिया है अभी, क्योंकि हमने देखा कि गरीब कल्याण योजना को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, साथ में हम 1,00,000 करोड़ शुगर सब्सिडी भी दे रहे हैं अंडर द पीडीएस। तो ये है। इसमें क्या है, पिछली साल से देखिएगा तो बढ़ा है, लेकिन पिछली साल से देखिएगा तो घटा है। 2,72,000 करोड़ था, और अभी देखिएगा 2019 जब उस समय ये था कोविड का पीक चल रहा था, उस समय ये 5,00,000 करोड़ के आसपास था। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। मोदी जी ने जब राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन में ही बोल दिया था कि अब हमें ज्ञान आ गया है कि सबको सोलर पैनल की जरूरत है, वहां पे उन्होंने बोला था यस सोलर पैनल लगवाएंगे और 1 करोड़ हाउस होल्ड के घरों के ऊपर अब ये लग जाएगा, और उससे जो प्रोड्यूस होगा 300 यूनिट्स फ्री होगा। अब 300 यूनिट्स का इन्होंने साल में जोड़ा है कि 15 से 18,000 लोगों का ये बचवा देंगे, ठीक है। ये क्यों 300 यूनिट्स, क्योंकि जो सोलर पैनल होता है मेन ग्रिड से भी होता है, क्योंकि इनका कंसिस्टेंट लाइट नहीं होता। दिन में लाइट होगा तो चार्ज होगा, कभी कम चार्ज होता है एज पर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मेन से जोड़ के रखते हैं कि फ्लक्चुएशन हो तो वहां से ले, और 300 यूनिट इससे जो प्रोड्यूस होगा उससे ज्यादा, उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा शायद वो करती है। इसमें प्राइसिंग का भी इशू है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इस बार का जो बजट है वो इनको पिछले साल 2,167 था, इस बार 4,555 दे रहे हैं। इतना याद नहीं पर दुगुना किया है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, इंडिया हैज अबाउट 11 गीगावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, ठीक है ना। और इसमें से सिर्फ 2.7 जो है वो रेजिडेंशियल है, मैक्सिमम कॉमर्शियल और द इंडस्ट्रियल है, ठीक है ना।
तो दिस इज अबाउट दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट टू ड्रॉप ओल्ड टैक्स डिमांड, स्मॉल पेयर्स गेट रिलीफ। जैसे होता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, आम जनता होता है, उसके बीच में एक टसल सा होता है कि अगर जनता ने इतना भरा है, उनको टैक्स डिपार्टमेंट को लगा नहीं नहीं आपका इनकम ये है, आपको तो इतना भरना चाहिए, तो वो तुरंत नोटिस करते हैं। अब मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा मांगा है या 10,000 20,000 एक्स्ट्रा मांगना है, तो हम कोर्ट में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि लाखों करोड़ों केस एक्स्ट्रा आ जाती है। और अब मानिए 10,000 या कभी कभी तो 2 रुपए के लिए भी वो भेजते हैं नोटिस, उसके लिए भी होता है, 100 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए आप कोर्ट में जाते हैं। सरकार की भी पूरी वकील कोर्ट में आ रही है। एक तो आप जुडिशरी का बर्डन बढ़ा दिए, और सरकार 500 लेने के लिए 50,000 खर्चा कर रही है, वहां पे तारीख हो रहा है। और इसमें तो इन्होंने बोला है कि 1962 का भी केस है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि 25,000 तक का जितना भी ये टसल चल रहा है, अगर इसका बेस ये 2009 के पहले का है, और 10,000 है अगर 2015 का बेस है, तो उसको अब विड्रॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, 1 करोड़ टैक्स पेयर्स का बेनिफिट होगा। तो कभी भी आप आंसर लिख रहे हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि मार्केट जो कल था वो स्टॉक मार्केट वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि सी सॉ मूवमेंट था। सी सॉ मूवमेंट कि कभी लोगों को मैडम का स्पीच सुन के लग रहा था कि अरे मजा आ रहा है, यस कुछ होने वाला है, फिर लोग नो लो हो रहे थे। जैसे आपने ये देखा है ना, सी सॉ प्ले किया होगा आप लोगों ने भी, ऐसे बचपन में ऐसे आप चढ़ जाते थे इस पे, ये बना होता था ना, इस पे दूसरा बच्चा, फिर एक बार ये ऊपर, एक बार आप नीचे। बजट सुन के स्पीच लोगों को ऐसा ही लग रहा था, कभी लग रहा था बहुत मजा आ रहा है, कभी लग रहा था अरे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, और लास्ट मजा नहीं आया। तो जो स्टॉक का है वो डिक्लाइन किया है ओवरऑल, लोगों को मजा नहीं आया, नहीं कुछ नया नहीं है, ठीक है। टैक्स एग्जाम्पशन एक्सपायरी डेट जो है वो फॉर द स्टार्टअप गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सर्टेन टैक्स भी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे स्टार्टअप्स जो नया बिजनेस से स्टार्ट करते हैं उसको एग्जेम्पशन दिया जाता है कि आपका इतना लाख तक, इतने करोड़ तक कुछ अमाउंट है, तो आपका जो टैक्स उस पर बनता है आप नहीं लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट में लगाइएगा, क्योंकि नया नया स्टार्ट किया है, आपको तो जरूरत होगी नए लोग को हायर करना है, ऐसा सोच के। क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आप एक खुद को तो जॉब देते हैं, आप लोगों को भी जॉब देते हैं, और यहाँ पे जॉब की इतनी कमी है कि आप देखिएगा कि सभी लोग सरकारी जॉब की तरफ ही भागते हैं। तो प्राइवेट जॉब भी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी जॉब। तो दैट्स वाई जो स्टार्टअप होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट उनको टैक्स एग्जेम्पशन देती है कि 2 साल 3 साल 5 साल तक आप पे टैक्स नहीं लगेगा, और जो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है उससे जो बेनिफिट होता है उस पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो उसको इन्होंने 1 साल तक बढ़ा दिया, अब 31 मार्च 2025 तक ये होगा। इन्होंने बताया कि डिफरेंट जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मुद्रा फंड ऑफ फंड, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये सब लोन दे रहे हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। फिर इन्होंने कहा कि एडिक्वेट फिनेंस रेलिवेंट टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ट्रेनिंग, ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टूवर्ड द एम्पावरिंग एमएसएमईज। तो एमएसएमईज के लिए ये स्टेप्स काफ़ी अच्छा है, इन्होंने ये बोला है। फिर गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हमने पीएम मुद्रा में कुछ नहीं तो 43 करोड़ लोन्स प्रोवाइड कराए हैं, और ये लोन्स का जो अमाउंट है, इतने लोगों को इतना लोन्स, ठीक है, अमाउंट जो है वो 22.5 लाख करोड़ है। तो प्लीज याद रखिएगा। और पीएम मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी, दिस आर द एफर्ट टू फैसिलिटेट यूथ फॉर द सीमलेट इंटरप्रेन्योर जर्नी। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, जो लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो सब है आपके लिए, प्लीज ट्राई, देखते हैं कितने दिन में मिलता है, कितने दिन में एलोकेट होता है। आगे इन्होंने एक काफी अच्छा स्टेप है कि आशा जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनको आयुष्मान भारत जो अभी चल रहा है कि 5 लाख रुपए का आपका टर्शियरी केयर में आपको मेडिकल केयर की जरूरत है, तो आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके आप
5 लाख तक का मुफ्त में करा सकते हैं कि 5 लाख तक का कराइए, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें आशा वर्कर्स को भी ऐसे ही ला दिया। मैक्सिमम वैसे भी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो उनका आता ही है, लेकिन अब सिर्फ आशा वर्कर्स इतने ही पोजीशन से उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी भी हो तो भी उन्हें ला दिया जाएगा। दिस इज गुड बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्टिविटी होती है, जो असली में डिलीवर करते हैं स्कीम्स को लोगों तक ले जाके, कि बच्चों को खाना मिड डे मील वाला बनाना या उनको पढ़ाना या छोटे बच्चों का केयर करना, मदर्स का जो अवेयरनेस काउंसलिंग करते हैं, यही लोग करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका हमने बढ़ा के 90,000 करोड़ किया है। पिछले साल 89,000 करोड़ था, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है। आयुष मिनिस्ट्री एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, वो भी हेल्थ सेक्टर में ही काम कर रही है, उनको भी 3,712 करोड़ एलोकेट किए, तो थोड़ा सा है। तो आयुष मिनिस्ट्री जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ये मेडिकेशन है, जैसे कि योगा, होम्योपैथी, ये सब इसमें आएगा, ठीक है ना। ये यू विन प्लेटफॉर्म है, ये किस लिए है? डिजिटाइज जो इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंडर में चल रहा है, इसके अंडर में जो हम प्लान चला रहे हैं उसमें 12 डिजीज के लिए वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें एक टीबी का भी फॉर्म है, उसमें पोलियो है, मिसल्स है, तो ये 12 ये बीमारियां हैं। तो प्लीज रिमेंबर दोस्त 12, उनको याद रखिए कौन कौन से फॉर्म है। और यस उसको डिजिटाइज करेगा तो इससे क्या हेल्प होगा? फॉर द मैनेजिंग इम्यूनाइजेशन एंड इंटेंसिफाइड एफर्ट। अब उनको सब कुछ डिजिटाइज फॉर्म में होगा तो कोई कहीं बैठ के इसको ट्रेस कर रहा है कि इतने मेडिसिन वैक्सीन पहुंचे, कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, फिल्फिरेज नहीं हो रहा है, कोई उसका लीकेज नहीं हो रहा है, तो दैट विल हेल्प, ये इसको और इफेक्टिव बनाएगा। फिर हमने अभी देखा है कि HPV, अभी न्यूज में भी था, हमने इस पे पूरा एक पिछली कुछ सेशंस में डिस्कस भी किया है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये किस लिए होता है? ये इसके कारण सर्विकल कैंसर हो जाता है वुमेन्स को, तो दिस इज वेरी डेंजरस, इससे डेथ नंबर काफी हाई है। तो इसका वैक्सीन है, अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट अप करने वाले हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज द मिशन इंद्रधनुष। तो इसका भी ये प्रमोट करेंगे जहां जहां जैसे कि अनयूटिलाइज हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस डिपार्टमेंट को इसके लिए स्टार्ट करेंगे। इसके साथ इन्होंने बोला है जो इस मिनिस्ट्री का प्लान है टू कंबाइन द वेरियस स्कीम फॉर द मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर। अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक आप देखेंगे कि एक कोई स्कीम है उसके अंदर 4-5 पहले की स्कीम को करा है कि ये इसके अंदर इंक्लूड किया है, फिर ये इसके अंदर इंक्लूड किया है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल सब हटा के आप एक कर दीजिए, ठीक है, तो उससे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, तो लोग अवेल आसानी से करेंगे, मीडिएटर जो इसका मिसयूज करते हैं वो कम करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि स्किल ट्रेनिंग कहाँ से करवाएंगे? उन्होंने कहा कि जो एम्स है उनका यूज करेंगे फॉर द स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स वुड बी अपग्रेडेड टू द सक्षम आंगनवाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा और कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, इनको वेल अवेयर बनाया जाएगा, उसमें और से जो है जैसे कि हॉस्टल फॉर द वीमेंस, ये सब भी फर्दर वो इंक्लूड करते हैं, इसको एक्सटेंड थोड़ा सा कर रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन जो प्लान है पोषण 2 के अंडर में, कि वो मिड डे मील में जो न्यूट्रिशनल या बच्चों के लिए जो लैक्टेटिंग मदर है उनको क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सब ये लोग काउंसलिंग करते हैं और प्रोवाइड भी कराते हैं डाइट्स, तो पोषण को भी ये इंक्लूड करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सेंटर मूव्स 1 लाख करोड़ फॉर द कॉर्पस फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये काफी अच्छा है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया का काफी बैड परफॉर्मेंस है। अभी आप इससे कंपेयर कीजिएगा किसी से भी, चाइना से कंपेयर कीजिए, चाइना का जो जीडीपी का जो रेशियो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2.4% ऑफ जीडीपी, इसको ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं। आप अगर यूएस का देखेंगे वो 3.4 है, इतना है। इंडिया का कितना है? गेस कीजिए कितना है?
0.6% है। इसको अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 0.8 पे ले जाए, लेकिन अभी भी 0.6 है। पहले 0.8 था, कम होके आ गया था। चाइना का भी 0.8 था, ये बढ़ा के 2.4 पे ले गए, हम 0.6 पे ला दिए हैं। ये कंडीशन है इंडिया में। तो हम क्या चाहते हैं, 1 लाख इसको बूस्ट करेगा। साइंस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू टेक्नोलॉजी आती है तभी आप कॉम्पीट कर पाते हैं। दूसरे से टेक्नोलॉजी मिला के सिर्फ आप लेबर के दम पे नहीं जीत सकते हैं दूसरों से। इसीलिए इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट इकोनॉमी और टू सस्टेन ए हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इसमें 1 लाख तो करा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं करा है कि नॉट क्लियर कि ये किस मिनिस्ट्री के, किस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में आएगा। फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि इसका बेनिफिशियरीज कौन होंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा इशू इसमें है। ऑलरेडी हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में एक बिल लेके आए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। इन्होंने पहले ही बोला है कि इट इनविसाजेस दैट ऑटोनोमस बॉडी विद द कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़, और उसमें से इन्होंने बोला है कि 36,000 करोड़ जो होगा वो हम प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन गवर्नमेंट सोर्स आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट इतना नहीं कैपेबल है कि वो पूरा फंडिंग कर सके। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, इसमें एक ऑटोनोमस बॉडी बनेगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो ये इतना कॉर्पस का होगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी जो उन्होंने प्रोविजनिंग किया है, अलॉटमेंट 2000 करोड़ का है, और अलग से नेशनल क्वांटम मिशन जो हम चला रहे हैं, इसके अंडर में क्वांटम कंप्यूटर्स या हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है साइबर सिक्योरिटी में या डिफेंस में वो बनाना चाहते हैं, तो उसको अलग से पहली बार 2819 करोड़ किया है। तो कभी भी साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन आपको लिखना है तो ये जो एलोकेट किया है नेशनल क्वांटम मिशन पे, इसको या इसको ध्यान में रखिएगा, इसको यूज कीजिएगा। लाखपति दीदी स्कीम, तो लाखपति दीदी स्कीम का टारगेट क्या है कि वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स कई वुमेन्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो किसी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे अचार बना लिया या कुछ भी ब्रेड बना लिया, या कुछ बोरे बना लिए, या कुछ उन्होंने मिलके एनीथिंग, जैसे चिक्की आप खाते हैं, चिक्की बना लिया, कुछ भी बना के वो लोग मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इसमें है कि इनका जो इनकम इसके थ्रू हो वो 1 साल में 1 लाख रुपए कमा ले, क्योंकि आप इस लेवल पे करते हैं तो यहाँ पे आप लेबर वो कम होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी में इशू आता है, तो इसके लिए उतना फायदा नहीं होता है। तो इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी चला रहे हैं लाखपति दीदी स्कीम। इसमें इन्होंने पिछली साल 2 करोड़ से इस साल 3 करोड़ इंक्रीज किया है। ठीक है। इन्होंने पिछली साल बोला है कि 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और 9 करोड़ इसमें वुमेन्स काम कर रही थी, और उसमें से 1 करोड़ को 1 साल में 1 लाख रुपए करोड़पति बना दिया। आप अगर 1 लाख को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 9,000, कितना छोटा अमाउंट है पर हमारे लिए ये अचीवमेंट है। दिस बाय एनीवे छोटा अमाउंट है, कुछ नहीं होने से तो इतना अच्छा है, लेकिन द कंडीशन ऑफ वीमेन, द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है कि 1 लाख रुपए जो है वो हम साल का टारगेट करें। दिस इज दैट मच अमाउंट। बेसिक जो नीड है, जो दूध 60 रुपए लीटर है, लहसुन जाइए, लहसुन 400 रुपए 500 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर बीच में 200 किलो हो जाता है। हाउ द सर्वाइवल विल बी इंश्योर्ड? so this is the condition. बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, इसमें इन्होंने क्या कहा, न्यू स्कीम लेके आए हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप दही जमाते हैं, छोटा सा वो एक तरीके से बायो मैन्युफैक्चरिंग का एक एक्शन है। लेकिन इसको अगर आप बड़े लेवल पे जाएं कि लेदर टेक्नोलॉजी में जाएं, वहां पे आप बायो मैन्युफैक्चरिंग का यूज करें, या टिश्यू कल्चर कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे ये मैन्युफैक्चर करके आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। और सेम बायो जैसे सेल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, उनका कुछ यूज करके अगर आप उसको लैब में रीडिजाइन कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो बायो फाउंड्री होगा। ठीक है।
तो एक नया स्कीम लाया है, इसमें दे विल प्रोवाइड दिस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव, और इससे क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल्स, पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायो एग्री इनपुट्स, ये सब पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके लिए इन्होंने टारगेट भी किया है, इंडिया का जो टारगेट है बायो इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट करेगा 300 बिलियन बाई 2030, और जो 2040 जब हम लोग एकदम विकसित हो जाने वाले हैं उस समय तक 1 ट्रिलियन इसका वो होगा। इन्होंने बोला है कि वे टू अप स्किल इंडियन बायोसाइंस सेक्टर, इट्स बेटर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नॉट द रिसर्च। केवल रिसर्च में ही नहीं, आप कहीं ना कहीं उनको कुछ एवेन्यू देंगे, अर्निंग ऑफ द मनी, तो वो जाके स्किलिंग भी अपग्रेड होगा और इफेक्टिव होगा। फिर इन्होंने आगे एग्जांपल दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो पैसे कट हुए हैं एलोकेशन में, वो 16% कट होके 2251 करोड़ रुपए है। और ये कट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इनका इंक्रीज हुआ था, कोविड-19 में इन्हें वैक्सीन बनाने के लिए बोला था, उस पर रिसर्च उसर्च काफी था, तो उस समय ऑलरेडी पहले से इंक्रीज, तो बेस इफेक्ट है, पहले से ही इनका ज्यादा था, ओवरऑल इंक्रीज नहीं होगा। 2019-18 तक इनका यही लेवल था, इससे कम ही था, तो इसीलिए ये कम है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे रहे थे कोविड-19 पीरियड में इस डिपार्टमेंट को, इसीलिए अब नॉर्मलाइज कर दिया, अब हमें वैक्सीन पे इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, इसीलिए। एक ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसको अलग से 40 करोड़ दिया है, तो ये याद रखिएगा, ये इंटरप्राइज है, दिस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये इंटरफेस बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एलोकेशन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं। और 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या क्या है, यहाँ पे एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर, इनका नाम अलग से भी काफी अच्छा दिया है। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये तो एनर्जी वाला क्लियर हो जाएगा आपको। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इसको बोला है रेल सागर, ठीक है। फिर हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, इसको बोला है अमृत चतुर्भुज। तो रेल सागर एंड अमृत चतुर्भुज प्लीज याद रखिएगा, ये रिलेटेड है कि सीमेंट एंड मिनरल, ओके। तो इसके अंडर में काफी लंबा प्रोजेक्ट है, कई सालों का है, अभी इनके अंदर 434 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 11 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में ये खर्च करेंगे सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। अभी क्या है, अभी रेलवे को 2,55 लाख करोड़ 2,55,000 करोड़ दिया है फॉर द दिस फाइनेंशियल ईयर, और ये इंक्रीज है पिछले साल से 2,41,000 की तुलना में, तो 5.8% का इंक्रीज है। एक याद रखिएगा, जो ऑपरेटिंग रेशियो है रेलवे का, वो 98.7 है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो बिटवीन द वर्किंग एक्सपेंसेस टू द ट्रैफिक अर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर रेलवे में टोटल इन्होंने 100 रुपए किराए लेके कमाए, जैसे कि इन्होंने पैसेंजर का किराया, ट्रैफिक का किराया, जो भी है फ्रेट ट्रैफिक, जिसका भी किराया लेके 100 रुपए कमाया, तो सब कुछ मैनेज करने में 98.7 रुपीज उसमें लगा दे रहे हैं। मतलब ये ज्यादा होगा तो मतलब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है रेलवे का, मतलब आप इफिशियंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, आप पैसे फालतू का खर्चा कर रहे हैं। बेटर ये होता है कि आप किराए में 100 ले, 90 तक आप सब कुछ कर ले, तो 10 रुपए जो बचता है वो आप आगे का इन्वेस्टमेंट में काम आता है। तो इनका कम है, वैसे निगेटिव में नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया निगेटिव में है तो नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है उड़ान को लेके, उड़ान मोदी जी बोल रहे थे जब उड़ान को लेके आए थे कि जो आम जनता जो चप्पल पहन के घूमता है वो हवाई जहाज से आपको उड़ता हुआ दिखेगा, मतलब हमेशा आप कभी भी जाएंगे एयरपोर्ट पे आपको केवल हवाई चप्पल वाले मिलेंगे। उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल था। इसको 60% कट कर दिया, इसके जो दिया था। फिर भी इन्होंने बोला है कि यस, हम लोगों ने दुगना एयरपोर्ट कर दिया, आप जाइए एयरपोर्ट पे, सब लोग चप्पल पहन के, वहां पे आम जनता वही जा रही है, ठीक है। और स्लैश करने के बाद भी इन्होंने बोला है कि इंडियन एयरलाइंस हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑफ द 1000 एयरक्राफ्ट। तो अभी भी जोश है, यस वी आर डेवलपिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है, काफी बजट तो लोकेशन कम लग रहा है। तो दिस इज अबाउट, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एविएशन इंडस्ट्री को इतना ही है।
और इसमें से भी मैक्सिमम जो पैसा ये अमाउंट जाता है वो एयर इंडिया का घाटा भरने के काम में आता है। रोड सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी साहब उनका है ये, और उनको 2,78,000 करोड़। कैन यू कंपेयर 2,78,000 विद दैट? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, ओके, दिस मिनिस्ट्री। एंड इसमें इंक्रीज है, और इसमें भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना में क्या है कि ये कनेक्ट कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट है, 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उनको 4 लेन हाईवे से कर रहे हैं, और डिफरेंट कॉरिडोर्स इसमें है। 50 नंबर ऑफ द कॉरिडोर्स 50 एंड 80% फ्रेट ट्रैफिक नेशनल हाईवे बाय द इंटरकनेक्टिंग 24 लॉजिस्टिक पार्क। ये सब इनमें इंक्लूड है। लॉजिस्टिक पार्क मीन्स जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी और भी चीजें फैसिलिटेट कराई जाती है, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाईवे अथॉरिटी को इतना पैसा वो करें क्योंकि मैक्सिमम हम कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। और भारतमाला में जो अभी तक हमने खर्च किए 4,10,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। काफी इसमें प्रोग्रेस भी है। 6 लैंडिंग क्राउडेड सेक्शन, गोल्डन कॉरिडोर एंड डेवलपमेंट इन द नक्सलाइट हिट के लिए अलग से उन्होंने इतने पैसे करके रखे हैं इसके लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट विद द रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एक और इनका ध्यान है कि ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पे करें ताकि जो नेट इमिशन है वो जीरो पे ला सके। नेट इमिशन जीरो का मतलब ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पृथ्वी से इमिट हो रही है और जो वापस सी फॉरेस्ट में वो एब्जॉर्ब होती है वो क्वांटिटी जीरो हो जाए। नॉर्मल ऐसा ही होता है, पृथ्वी जो अर्थ है वो बैलेंस नेचुरल रूप से रहता है। जैसे कि ये फॉरेस्ट है और ये ओशियंस है, ये इनमें क्या होता है, इनमें जो ज्यादा अमाउंट CO2 आता है ओवरऑल, और हम जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी है वो हम लोग CO2 बाहर वो कर रहे हैं। लेकिन अभी इनबैलेंस, ऐसे अनबैलेंस कैसे होता है कि 100 हम और ये सब निकल रहे हैं और 70 जा रहे हैं, तो 30 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो 30 अगर यहाँ पे हम जो ह्यूमन है जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाएंगे तो क्या होगा, CO2 का जो एमिशन होगा कम हो जाएगा। तो ये जो 30 एक्स्ट्रा है ये भी 70 पे आ जाएगा, तो जीरो एमिशन पे आ जाएंगे। जीरो एमिशन मीन्स यू हैव टू बैलेंस ओवर ऑल एमिशन इन द इन्वायरमेंट एंड अब्जॉर्प्शन शुड बी जीरो। इट इज नॉट कि ऐसा नहीं है कि एमिशन नहीं ही होगा, एमिशन होगा पर लिमिटेड अमाउंट में होगा। तो उसके लिए हम पुश कर रहे हैं, इसमें हम काफी कुछ करना है। जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है, लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी मेन है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहीं पे भी जाएंगे इलेक्ट्रिक वो चार्जर नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। आपको पेट्रोल डलाने में टाइम नहीं लगेगा, आप जाइए 5 मिनट में पेट्रोल डला के निकल लीजिए अगर भीड़ नहीं है तो। लेकिन चार्जिंग में टाइम काफी लेता है, 2 घंटे 3 घंटे आप लगा के वेट कीजिए, ठीक है। एक तो रास्ते में कहीं चार्जर नहीं मिलेगा, तो दिस इज द थिंग। तो इस पे अभी हो रहा है, जो लिथियम टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे उसका होगा। इसमें इन्होंने केवल बीजेपी का जो पोल्स कॉन्फिडेंस है वो शो कर रहा था कि यस जीत के आ रहे हैं हम लोग। तो इस बार हम लोग नहीं ज़्यादा देंगे। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने किसान सम्मान निधि का उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। लोकेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज लाइक आवर नेबर्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और कहीं आपको जरूरत पड़े, जैसे भूटान के केस में 2,398 करोड़ हमने बजट से दिया है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि कभी भी भूटान से रिलेशन आता है आप लिख सकते हैं कि बजट ये लोकेशन इतना क्या है, काफी अच्छा है। और भूटान को अपनी तरफ से इंक्लाइन कराना है क्योंकि चाइना भी काफी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन भूटान का अभी तक नहीं था। तो इंडिया का यही एफर्ट है। नेपाल को भी हमने करा है, वहाँ पे हम पावर प्रोजेक्ट और भी प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हैं। फिर हमने दिया मालदीव, जहाँ पे अभी काफी टसल चल रहा है, उसको खुश करने के लिए हमने बढ़ा दिया है। पहले 400 था, 770 था। ऐसा मत समझिएगा कि खिसिया के हम लोगों ने कम किया है, नहीं किया है, बढ़ाया है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये लगेगा कि अभी तो गुस्सा आ गए होंगे तो कम किया होगा, नहीं किया है, ठीक है। अभी बांग्लादेश को हम लोग 130 करोड़ ही दे रहे हैं। बड़ा कंट्री है, सपोर्टिव है, फिर भी कम दे रहे हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। फिर हम देख रहे हैं कि ये तालिबान
वाले अफगानिस्तान को भी दे रहा है और बांग्लादेश से ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। सेसली एंड मॉरिशस को भी दे रहा है, इंडियन ओशियन रीजन में हमारा। कभी भी लिखना हो क्या एफर्ट है, ये भी है। चबहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान में पोर्ट है। इंडिया इसको डेवलप कर रहा है सेंट्रल एशिया में गेट बनाने के लिए, ठीक है। उसी के बगल में 200-300 मीटर की दूरी पे, किलोमीटर की दूरी पे ग्वादार है, उसको चाइना कर रहा है। तो ये चाइना ग्वादार जो पोर्ट है उसका जवाब है ये चबहार। तो वहां पे 100 करोड़ है, कम अमाउंट है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन का इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा चाइना से पिछड़ जाते हैं। फिर हमने देखा है कि 3,849 करोड़ हमने एलोकेट किया लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि एक बैंक अकाउंट समझिए है, उसमें हमने पैसे डाल दिए, जैसे मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिया जो फिर मुझे बोला कि आपको जरूरत होगा निकालते रहिएगा और बाद में इसको लौटाना होता है। ये सब ग्रांट था, लेकिन ये क्या है कि लोन है और इसको रिटर्न करना पड़ेगा। एक अच्छी बात होती है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है कम होता है और आप धीरे धीरे एक ही बात कोई चीज के लिए नहीं, आप अपने जरूरत के अनुसार उसको खर्च कर सकते हैं। स्पेस में देखते हैं क्या है। स्पेस में जो हाइक है 4% का है, क्योंकि इस साल कोई बड़ा हम लोग नहीं कर रहे कुछ। जैसे लास्ट ईयर था चंद्रयान थर्ड था, आदित्य मिशन था L1, और एक्सपोसैट हमने करा था। एक्सपोसैट प्लीज याद रखिएगा, ये न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल को हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत स्पेसिफिक है। न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के लिए एक्सपोसैट है, और इसको एक्सरे पोलरी मीटरी सैटेलाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक एंड स्टडी करेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो इसमें है 4% इंक्रीज हुआ है, 12,000 करोड़, 12,500 से 13,043 करोड़ इंक्रीज, ठीक है। अभी इस साल का क्या हम लोग कोशिश करें, गगनयान सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा, ये आर्टेमिस एकॉर्ड जो है यूएस के अंडर में एक मल्टीलेटरल प्रोग्राम है। इससे हम ह्यूमन मून पे फिर से भेज देंगे 2025 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूएस के साथ एक और है निसार, इसको कहते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, इसमें हम टेलीस्कोप भेजेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ये सब इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हम अभी रिसर्च अभी फर्दर इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ पे ये बोले कि जो 1 लाख अभी हम लोग कह रहे थे कि रिसर्च फंड के लिए दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसका यूज यहाँ पे भी हो सकता है। और ये 1 लाख रुपए क्या है, लोन दिया जाएगा ताकि कोई रिसर्च करना चाहता है इंस्टीट्यूट उसको, और 50 साल तक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 50 साल का इसका टोटल ये है, 5 डिकेड इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो अच्छी बात है। 200 हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेस में, क्योंकि हमारे पास बजट अमाउंटेड कम है, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो थोड़ा रिसोर्स बढ़ेगा। तो इसको लेकिन मैनेज करना होता है, रेगुलेट करना होता है, क्योंकि दिस इज वेरी सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया, और यहाँ पे हम किसी को भी नहीं दे सकते। तो एक नोडल बॉडी ही बना रखा है इन स्पेस, IN इन स्पेस, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये मॉडरेट करेगी। और अभी तक इंडिया में 200 स्टार्टअप इस स्पेस सेक्टर में हमने देखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे, जो हमारे न्यूज नहीं, ये बजट से रिलेटेड है, न्यूज हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी तो बजट को ही एनालाइज करते हैं। वो है डिफेंस का जो टोटल है वो 6.2 लाख करोड़ है, और एक अच्छी बात इनका 13% यूनियन बजट का, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हमने इतना मेडिकल पे, एजुकेशन पे नहीं खर्च किया, लेकिन इस पे खर्च किया, क्योंकि युद्ध, लड़ाई, ये वॉर, सिक्योरिटी, दिस इज बैड थिंग। इसीलिए अगर ओवरऑल पीस हो वर्ल्ड में, लॉट ऑफ मनी वी कैन सेव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइवलीहुड एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इस बात का ये इम्पोर्टेंट अच्छी बात है कि ये जो है वो फ्रेगमेंटेड नहीं है, एक ही बार इन्होंने एलोकेट किया, पिछली साल के ही इतना है, और एक बार इन्होंने कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाया। तो क्या होगा कि ट्राई सर्विसेज का जो इंटीग्रेटेड अभी हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें इसको बहुत फायदा होगा, इस मिनिस्ट्री को थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो प्रोक्योरमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है, उसका जो सबसे चीफ अथॉरिटी डिसीजन लेता है वो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, और वो लेके भेजते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसका फाइनल अप्रूवल आता है, फिर हम जाके कोई भी चीज खरीदते हैं डिफेंस एरिया में। इसमें जो 27% खर्चा है वो कैपिटल पे है, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन आप देखिए कि एक बहुत लार्ज अमाउंट जो है 30% पे एंड अलाउंस पे है, 22% पेंशन पे है। ये
एक रेगुलर है, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है लेकिन ये भी जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम ये ऑपरेशनल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा है, कैपिटल में बहुत कम है, सिर्फ 15% है। ऐसा नहीं हो कि आपको ऑप्शन में 40% दिया, आपने टिक मार दिया कि हाँ कैपिटल में भी देते होंगे, सिर्फ 15% है। लास्ट ईयर का क्या है, लास्ट ईयर कैपिटल्स कंपोनेंट में जो उन्होंने दिया था उसमें से 5,000 रिटर्न आ गया था, खर्च भी नहीं कर पाए थे। सोचिए, अभी कह रहे हैं कि हमें ये जरूरत है वो जरूरत है, 5,000 करोड़ में है ये। और कितने देश में प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो अटके जो रहते हैं 40 करोड़ 50 करोड़ के चक्कर में, पर 5,000 करोड़ वापस आ गया। लेकिन इन्होंने 28,000 करोड़ लिया भी, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें, तो 28,000 करोड़ ओवरऑल इनका मेन उन्होंने लिया ही है। फिर अभी हमारा जो चल रहा है मेन जो परचेज का हम देख रहे हैं, वो एक तो सुखोई SU-30 का फ्लीट लेने वाले हैं, इसमें 13 एयरक्राफ्ट सुखोई का लेने वाले हैं। फिर मिग का न्यू इंजन, MiG-29 जेट है उसका न्यू इंजन लेने वाले हैं। C-29 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड एक्विजिशन ऑफ द मिसाइल सिस्टम, इसमें हम और पैसे खर्च करेंगे। तो ये सारा आज का जो बजट का एनालिसिस था, आज इन टॉपिक में था, इतना कवर किया है। आई होप मैक्सिमम हमने कवर किया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम फिर आएंगे बजट को लेके, उसमें हम जो एक्सपर्ट हैं और जो डिफरेंट इसका क्रिटिसिज्म भी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं है, कैसे कंपैरिजन है, वो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। दिस इज द प्लेन व्हाट एवर द एलोकेशन एंड स्कीम्स अंडर दैट डिफरेंट मिनिस्ट्री हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम अपना सेशन है यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।